स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में। आज मिलिए हमारे खास मेहमान भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक शोध एवं प्रशासन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से। मैं हूं शशि शेखर त्रिपाठी, प्रवक्ता इतिहास, दिल्ली सरकार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय के बारे में बताते चलें। डॉक्टर साहब के अंतर्गत अनेक अध्येताओं ने, शोधार्थियों ने बड़े बड़े शोध कार्यक्रम संपन्न किए हैं और शोध मानकों को उच्च आयाम दिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के मुख्यतः क्या कार्य हैं? वास्तव में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है और इतिहास अनुसंधान, बल्कि मैं यूं कहूं कि इतिहास और जो संबद्ध विषय हैं, ऐसे कुछ विषय चिन्हित किए गए हैं, उनको लेकर ये उनके अनुसंधान की भारत सरकार की शिखर संस्था है। उनके अनुसंधान को स्ट्रेंथन करना, उसको बढ़ावा देना, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, दुनिया भर की और इस तरह की संस्थाओं के साथ, या जो स्वतंत्र अध्येता भी अपने स्तर पर इतिहास शोध या अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं कार्यरत हैं। ये कार्य भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद करती है। मैं एक और छोटी सी सूचना अपने दर्शकों को विशेष रूप से दे दूं, क्योंकि कई बार अनुसंधान परिषदों से जो भारत का सामान्य नागरिक है उसकी जानकारी नहीं होती। ऐसे कुल 6 अनुसंधान परिषदें देश में अपने अपने क्षेत्र के शिखर संस्था के रूप में कार्यरत हैं। 3 सामाजिक और मानविकी विज्ञान विषयों में, जिन्हें हम ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और ICPR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के रूप में जानते हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसके अतिरिक्त 3 और संस्थान हैं। एक संस्थान तो मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक एरा में हर बच्चा भी उससे परिचित हो चुका है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ है। इसी प्रकार ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कृषि मंत्रालय के अधीन है। और छठी संस्था CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन कार्यरत है। ये कुल 6 ऐसे अनुसंधान संस्थान हैं, अनुसंधान परिषदें हैं, जो देश में शिखर संस्थाओं के रूप में सरकार की कार्यरत हैं, अपने अपने विषय के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। जी, परिषद शोधार्थियों को भारत से बाहर भी भेजती है, उसका क्या, किस तरह करते हैं आप? हाँ, एक फॉरेन ट्रेवल ग्रांट, विदेश यात्रा अनुदान हमारे यहाँ दी जाती है, जो सामान्यतः 2 उसके जिसको कहें कि पर्पज या उद्देश्य चिन्हित हैं। एक तो विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान द्वारा आयोजित जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज या सिंपोजिया या सेमिनार्स होते हैं, उनमें पेपर प्रेजेंट करने के लिए, अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा उसमें उद्देश्य हो सकता है कि यदि कोई अध्येता, कोई शोधार्थी किसी ऐसे शोध विषय पर कार्य कर रहा है जिसके लिए जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल है, जो उस अनुसंधान से संबद्ध सामग्री है, वो भारत में न होकर किसी दूसरे देश के किसी संस्थान में है, तो उस शोध सामग्री को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल, इस पर्पज से इस पर्पज से हम शोध यात्रा, उनको विदेश यात्रा अनुदान देते हैं इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए, जैसा आपने कहा विदेश यात्रा अनुदान के बारे में। इसके अलावा यदि आप चाहें तो मैं अपने दर्शकों को निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी योजनाएं क्या हैं। बहुत संक्षेप में कि हम 5 तरह की फेलोशिप्स प्रदान करते हैं। हमारा कार्य चूंकि अनुसंधान का है, इसलिए PhD स्कॉलर्स या MPhil के बाद के लेवल से हमारा कार्य शुरू होता है। PhD में जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम JRF देते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हर वर्ष 80 विद्यार्थियों का पूरे देश भर से 2 टायर एग्जाम के माध्यम से, जिसमें हम एक रिटन एग्जाम और एक प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू कराते हैं, और उसके माध्यम से चयन करते हैं। इसके बाद पोस्ट PhD, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप एक हमारी होती है, जो पोस्ट PhD कैंडिडेट्स के लिए होती है, PDF हम उसे बोलते हैं, वो दूसरी फेलोशिप है हमारी। तीसरी फेलोशिप सीनियर एकेडमिक फेलोशिप है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये सीनियर एकेडमिशियंस के लिए है, वरिष्ठ अध्येताओं के लिए, वरिष्ठ विद्वानों के लिए है।
ये तीसरी फेलोशिप है और इसके अलावा 2 और फेलोशिप्स एमिनेंट हिस्टोरियंस, एमिनेंट स्कॉलर्स के लिए, जो बहुत जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को लेके, ऐसी नेशनल फेलोशिप और गुरुकुल फेलोशिप। गुरुकुल फेलोशिप हमारी बहुत अलग तरह की, अभी कुछ साल पहले ही 2-3 वर्ष पहले ही हमने उसे प्रारंभ किया है, लगभग 3 वर्ष पहले। हम जो हमारी मूल गुरुकुल परंपरा है, जिसमें एक गुरु अपने विद्यार्थी में ज्ञान का संचरण करता था, उसको आधार बनाकर उसके ही सूक्ष्म रूप के रूप में किसी ऐसे गुरु के माध्यम से जिसकी आयु अधिक हो चुकी है, जिसने अपने पूरे जीवन में ज्ञान का प्रवाह किया है, एक विद्यार्थी का चयन करके पीडीएफ के रूप में उसके साथ हम अटैच करते हैं और उसको गुरुकुल फेलोशिप के रूप में ये 5 फेलोशिप हम देते हैं। इसके अलावा देश भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया या वर्कशॉप्स आयोजित करने के लिए देश भर के यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स को या कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को, या ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज, ऐसे एनजीओज जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में, उनको हम फंड करते हैं इन सारे कार्यक्रमों के लिए। इसके अलावा पब्लिकेशन सब्सिडी देते हैं, अगर किसी की कोई थीसिस प्रकाशित होनी है या किसी विषय पर उसने पुस्तक का सृजन किया है तो उसके लिए हम उसके लिए ग्रांट प्रदान करते हैं, जिसे हम प्रकाशन सहायकी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एफटीजी और एसटीजी की मैंने अभी चर्चा की। एफटीजी हम देते हैं फॉरेन ट्रेवल ग्रांट, विदेशी यात्रा अनुदान। इसी तरह से एक स्टडी कम ट्रेवल ग्रांट है जो सिंबॉलिक है, छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए, या मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी इसे महसूस करता हूं, यह अनुभव करता हूं, या ऐसे शोधार्थियों के लिए जो किसी स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर कार्य कर रहे हैं, उनको जब हम ये ग्रांट करते हैं तो उनका शोध कार्य बहुत समयबद्ध तरीके से और ठीक से पूरा होता है और उस आउटकम का लाभ, उनके जो फाइनल वर्क रिपोर्ट है उसका लाभ समाज के निचले स्तर तक जाए, ऐसी हमारी संकल्पना होती है। तो ये शोध प्रबंध आपके सामाजिक उत्थान में किस प्रकार लाभदायक है? ये अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन एक विडंबना भी है कि भारत में जो शोध की स्थिति है, ये कई बार हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होता है कि क्वांटिटेटिव लेवल पे हमारे शोध की स्थिति बहुत अच्छी खासी है, बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। मैं उसके अगर आंकड़े देखता हूं तो हर कुछ वर्ष बाद मुझे लगता है कि अभी 30-32 हजार के आसपास हर साल पीएचडीज अवार्ड हो रही हैं देश भर में। जो संख्या अभी कुछ वर्ष पहले तक बहुत कम थी, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कंपैरेटिवली कम है। उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तब तक उस शोध की कोई बहुत मायने नहीं है। ऐसे में उस अनुसंधान का असर या उन अनुसंधान के जो आउटकम्स हैं, वो कोशिश हमारी यही होती है कि वो किस रूप में समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे और उनका जीवन, हमारे अंतिम व्यक्ति का जीवन भी उससे प्रभावित हो। तो इस तरह से अगर हम शोध को दिशा दे पाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी होती है और निश्चित रूप से हम इस दिशा में ही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से कुछ और जरूरी बातें करेंगे। जुड़िए अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका व वेब मीडिया से देश व दुनिया में कहीं भी कभी भी जन सरोकारों की विश्वस्त प्रतिनिधि। डॉक्टर साहब पुनः आपका स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है एनईपी, तो इसमें आप किस तरह देखते हैं? क्या इतिहास की भूमिका और दृढ़ समृद्ध होने वाली है या कुछ उसी रहेगी जैसी ढर्रे पे चल रही है? इतिहास एक ऐसा विषय है जो मैं तो कहता हूं कि बहुत सशक्त विषय है। अवश्य वो, और एक ऐसा विषय है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के साथ संबद्ध होता है। जी। इतिहास की घटनाओं से, वहाँ उसके बहुत सारे तथ्यों से हम सीख लेते हुए वर्तमान को तो बेहतर बनाते ही हैं, भविष्य का भी अच्छा खाका बुनते हैं। निश्चित। हमारे यहाँ एक समस्या ये रही कि इतिहास लेखन, देखिए भारत 800 वर्ष तक संघर्षरत रहा। मैं उसे ये नहीं कहता कि गुलामी में रहा। कुछ वर्ष उस रूप में भी मान सकते हैं, कुछ शताब्दियां हमने गुजारी जब हमारा शोषण हुआ, दमन हुआ। उन 800 वर्षों में, उस प्रतिरोध के काल में हमने बहुत कुछ खोया, भारतीय समाज ने बहुत कुछ खोया। जो समाज विश्वगुरु था, जो समाज उस समय जब बाकी दुनिया में बहुत सारे तथाकथित आज के विकसित देश अभी सभ्यता की शैशवावस्था में थे, अभी वो चलना सीख रहे थे, अभी वो सभ्यता के दौर में किसी तरह से बस उन्होंने
चलना प्रारंभ ही किया था, उस समय हम एक उन्नत संस्कृति और सभ्यता के परिचायक थे, उसका द्योतन कर रहे थे, उस तरह का जीवन जी रहे थे। उस समय हमारे यहाँ वेद की ऋचाएं गूंज रही थी, जब अभी वो जंगली जीवन बिता रहे थे। उस समय हम माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं, इस धरती के साथ हमारा रागात्मक संबंध किस तरह का है, ये उद्घोष कर रहे थे। लेकिन विडंबना ये रही कि उस 800 वर्षों के प्रतिरोध में धीरे धीरे हम आत्मविस्मृति की ओर गए। हम अपने आप को भूलने लगे कि हम वास्तव में कौन थे, और ये इतनी खराब स्थिति रही। और खास करके पिछले 200 वर्षों में, यानी जो आजादी के पहले के दो शताब्दियां हैं, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सत्ता चलाई, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से हमें हमारी इतिहास और संस्कृति की जड़ों से काटने का कार्य किया। उनको इस बात का भान हो चुका था कि यदि इस समाज में आत्मगौरव का भाव रहेगा, यदि इस समाज में स्वाभिमान का भाव रहेगा, या किसी भी समाज में अगर ऐसा रहेगा, अगर किसी भी समाज में आत्मगौरव और स्वाभिमान का भाव है, तो उसे बहुत लंबे समय तक आप अपने अधीन नहीं रख सकते। वो उठ खड़ा होगा, वो उस शोषण और दमन का प्रतिकार करेगा, और उसमें स्व के बोध के साथ वो अपनी अलग तरह की यात्रा अपने पूरे वजूद के साथ शुरू करेगा, पूरे अस्तित्व के साथ शुरू करेगा। इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें हमारी जड़ों से काटने का प्रयास किया। 1813 में एक चार्टर आता है, जिसमें ये पहली बार ब्रिटिश सत्ता कहती है कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध किया जा रहा है। और उस पे एक देश में 2 तरह की धाराएं निकल के आती हैं, जिनके बीच विवाद शुरू होता है। एक धारा कहती है कि यहाँ पे ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवादी धारा है, वो यहाँ पे वास्तव में जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और दूसरी एंग्लिसिस्ट की धारा आती है, वो कहती है कि नहीं, अंग्रेजी पठन पाठन होना चाहिए, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का यहाँ प्रसार होना चाहिए। इस पे विवाद शुरू होता है, और विवाद शुरू होने के बाद एक उनका अधिकारी है टॉमस मुनरो, आप नाम से शायद परिचित होंगे, उसको ब्रिटिश सत्ता ये काम सौंपती है कि वो भारत में शिक्षा का सर्वेक्षण करे। वो शिक्षा का सर्वेक्षण करता है, और आपको आश्चर्य होगा त्रिपाठी जी ये जानकर, या हमारे दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी पूरी रिपोर्ट यहां से हटाकर, जब आजादी के बाद, जब देश आजाद हुआ, वो लंदन आर्काइव्स में लेते गए थे, और वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उस रिपोर्ट तक हमारी पहुंच नहीं थी। अभी कुछ वर्ष पहले देहरादून का एक संगठन है सिद्ध फाउंडेशन, जिसने कुछ जुगत लगाकर वो पूरा डॉक्यूमेंट प्राप्त किया और उसको प्रकाशित कर दिया है। उसके अगर आप आंकड़े पढ़ें, और ये मानते हुए, ये तो हम सभी मानते हैं कि ब्रिटिशर्स पक्का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में उनका कोई सानी नहीं है। आप पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में भारत में शिक्षा की व्यवस्था या अवस्था क्या थी 1835 में। और केवल एक शताब्दी में, 115 वर्ष बाद, जब अंग्रेज हमको छोड़कर जाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है। 1823 में लॉर्ड मैकाले को यह काम दिया जाता है कि वो भारत के लिए शिक्षा की नीति का निर्धारण करे। वो 12 वर्ष लेता है, और ऐसी व्यवस्था वो सोचता है जिसने इस देश की पूरी शिक्षा की परंपरा, पूरी ज्ञान परंपरा को जड़ों से तोड़ने का प्रयास किया, जड़ों से उखाड़ने का प्रयास किया। और इसलिए एक बार मुझे लगता है कि जब हमारा कुछ खोता है, तो हमें उसको खोजने वहीं जाना चाहिए। हमारा सिक्का इस कमरे में खोया है, तो हम केवल इस तर्क के साथ कि स्ट्रीट लाइट के नीचे प्रकाश है, वहां जाकर उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए उसी इतिहास को एक बार फिर से जब हम देखते हैं, और वहां से जो एनईपी तक की यात्रा है, एनईपी 2020 तक की, वो आपको अंतर दिखाई देना शुरू होता है कि उस समय सिद्ध फाउंडेशन या जो टॉमस मुनरो का डॉक्यूमेंटेशन है, उसके आप आंकड़े देखिए कि गांव-गांव में जो मंदिरों और मठों से जुड़े हुए विद्यालय थे, जो मदरसे थे, उनसे लगभग जो शिक्षा का प्रसार है, जो लिटरेसी रेट है, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत हाई है। लेकिन जो ही वो कहता है, कुछ क्षेत्रों में तो यहां तक है कि 98% तक लोग साक्षर हैं। ये आश्चर्य होगा आपको कि आज भी हम 75% 2011 के आंकड़े में पहुंचे थे, और शायद अभी 2021 की जब जनगणना रिपोर्ट आए, तो भी मुझे लगता है कि 82, 83 या 85% के नीचे ही अभी रहने वाले हैं, 70 साल बाद भी। लेकिन 1833 के कालखंड तक हमारे कुछ क्षेत्रों में कहीं 74%, कहीं 83%, कहीं 98% तक साक्षरता की दर है, और केवल गांव-गांव में जो ये मंदिर, मठ और मदरसों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, उसके कारण है। लेकिन कितना जबरदस्त रणनीति अपनाता है वो केवल एक फरमान जारी करता है
अपने मिनट्स में। जी। और उसका तो उद्देश्य ही था, जैसा बाद में स्पष्ट भी हुआ, कि उसने कहा कि मैं केवल ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहता हूं अपनी शिक्षा प्रणाली से जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन उनके मानस, उनके दिमाग जो है अंग्रेजों की तरह से हों। और अपनी पूरी प्रणाली में, अपनी पूरी व्यवस्था में वो इस तरह का सफल हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम आजादी के 70 वर्ष बाद भी, हम जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, राजनीतिक रूप से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बौद्धिक और शैक्षिक रूप से उनके उपनिवेश बने हुए हैं। उस अंग्रेजियत की मानसिकता से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इतनी सशक्त प्रणाली उसने डाली। अब हम एनईपी तक जो उसकी यात्रा तय करते हुए आए हैं, एनईपी ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जिसने भारत के इतिहास को बहुत तवज्जो दी है, अपने स्व को बहुत तवज्जो दिया है, अपने स्व को बहुत महत्व दिया है। अब हम ये बात करने लगे हैं कि हम भारतीय भाषाओं में अपनी भाषा में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना चाहिए हमें अपनी भाषा में? मुझे बहुत गर्व है कि मुझे मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे अपनी भाषा में पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि भाषा एक स्किल है जिसे आप केवल कुछ महीनों में सीख सकते हैं। दुनिया की कोई भाषा, यदि आपकी आईक्यू अच्छी है, खासकर अगर मेरे साथ कुछ विद्यार्थी इसमें जुड़े हों और वो देख रहे हों, तो मैं उन्हें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 3 से 6 महीने का काम। दुनिया की कोई भाषा आप सीख सकते हैं। माँ से सीखता है, उसमें उसके स्वाभाविक विचार आते हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वो विदेशियों की भाषा में पढ़े, और इसलिए बच्चे की सृजन क्षमता उसमें मर जाती है, मारी जाती है। बच्चा घर से भिंडी देख के जाता है और विद्यालय में उसे लेडी फिंगर पढ़ाया जाता है, और उसकी पूरी सृजनात्मकता उस लेडी फिंगर और भिंडी में हम खत्म कर देते हैं। जबकि ये, फिर मैं कहता हूं कि 3 से 6 माह का काम है कोई भी भाषा सीख लेना। इस शिक्षा व्यवस्था ने ये काम किया है, इस शिक्षा एनईपी ने ये काम किया है कि वो हम इतिहास को अपने उसी गौरव की दृष्टि से देख सकें। मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद ये पहला डॉक्यूमेंट है त्रिपाठी जी, जिसमें कहा गया है भारत को विश्वगुरु, और अपने उस उन्नत इतिहास और संस्कृति को बहुत मजबूत शब्दों में, बहुत मजबूती के साथ उसकी व्याख्या की गई है। इतिहास में रोजगार और जॉब के क्या अवसर हैं, जो मैं हमारे अपने दर्शकों को, जिनमें युवा वर्ग है ज्यादातर और बुद्धिजीवी हैं, तो उन्हें आप बताइए कि इतिहास में रोजगार के क्या अवसर है। मुझे ध्यान है कि एक दिन आपसे बातचीत करते हुए अनौपचारिक, आपने ये कहा कि यूपीएससी का बड़ा लोकप्रिय विषय है इतिहास, इसलिए मैं अपनी बात को यूपीएससी से ही नीचे उतारते हुए आता हूं। आपने स्वयं ये स्वीकार किया था, और मैं भी ये मानता हूं कि यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो देश की सबसे बड़ी नौकरी है, उसका इतिहास एक बड़ा लोकप्रिय विषय है। उसके अलावा देश भर के जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनका एक बहुत लोकप्रिय विषय इतिहास है। तीसरे लेवल पे आइए, आप खुद इतिहास के व्याख्याता हैं, इतिहास के शिक्षक हैं। मैं इतिहास का ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और इतिहास की जो अनुसंधान संस्थान है उसका निदेशक हूं। मेरा करियर तो इतिहास ने ही दिया है, मुझे तो रोटी और जीविका इतिहास ने ही दी है, आप इतिहास का ही दिया हुआ जी रहे हैं। इसके अलावा जो उसके नीचे का स्तर है, मैं चाहता हूं, या मेरी कई बार अपील होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी मैं सदस्य हूं, कई सारी विश्वविद्यालयों में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, जिनके मैं कमिटीज का सदस्य हूं, और मैं वहां बहुत खुल के ये बात कहता हूं कि बहुत जगह ये इंप्लीमेंट हो भी चुका है। अगर इसको हम देखिए, हमारा कल्चर हमारी यूएसपी है। टूरिज्म और कल्चर जब हम एक में मिलाते हैं और इतिहास के साथ उसको लेके आते हैं, इतिहास के प्रति हर व्यक्ति का एक रुझान सा होता है, हर व्यक्ति अपना इतिहास जानना चाहता है। जब हम ऐसी जगहों पे जाके खड़े होते हैं, जब मैं नालंदा के उस परिसर में खड़ा होता हूं, तो अचानक मेरे अंदर जो गर्व की स्थिति है वो जबरदस्त ऊंचाई प्राप्त करती है। मेरा स्वाभिमान बहुत बढ़ा हुआ होता है कि मैं उस देश का वासी हूं जिसने इस दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया है, इस दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया है। इस तरह से जब हम टूरिज्म के बहुत सारी चीजों को, अपनी कल्चरल एस्पेक्ट्स को, उसको जब जोड़ते हैं इतिहास से, इतिहास के अध्ययन का प्रसार वहां तक करते हैं, उसके थोड़े इन तरह के पक्षों में उस अध्ययन को जब इस तरह के कोर्सेज डिजाइन करते हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो बहुत हद तक प्रसारित होती है। नीचे से ऊपर तक इतिहास इस रूप में बहुत ही प्रासंगिक और जीवंत विषय है। बहुत सारे लोग इसको मरा हुआ विषय कहते हैं, ये उनकी अपनी बुद्धि की समस्या है। आप नीचे से उठाकर ऊपर तक देख लीजिए। और मैं कई बार ये मानता हूं कि एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या शायद नहीं होती, समस्या एम्प्लॉयबिलिटी की होती है। आप अपने अंदर अगर वास्तव में
ईमानदारी के साथ उन गुणों का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वो किसी भी विषय में हो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 1.1 करोड़ ग्रेजुएट्स भारत से पैदा होते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उस रिपोर्ट में लिखा है कि बट 90%, मोर देन 90% ऑफ देम आर ऑफ नो यूज, मींस आप उनसे कुछ नहीं करा सकते, आप कोई काम नहीं करा सकते। तो समस्या पूरी एम्प्लॉयबिलिटी की है, एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के इस प्रश्न के साथ ही मुझे देखिए, हम दोनों इतिहास से जुड़े हुए लोग बैठे हैं यहाँ, बातचीत कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि आपका जो ये चैनल है ये भी इतिहास विषय पर ही, इतिहास के पन्नों पर, अतीत के पन्नों पर या इतिहास विषय को लेकर ही कार्य कर रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी का या एम्प्लॉयमेंट का एक प्रमाण और मानक आप स्वयं स्थापित कर रहे हैं। आपका अपना किस प्रकार का कार्य होता है, आपका क्या दायित्व और उस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के शोध और प्रशासन के निदेशक का दायित्व मेरे पास है। जी। शोध, चूंकि ये अनुसंधान संस्थान है, इसलिए इसकी जितनी भी रिसर्च स्कीम्स हैं, जिसकी भी मैंने आपसे चर्चा की अभी, बहुत सारी फेलोशिप्स के बारे में बताया, सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताया, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, आपको फॉरेन ट्रेवल ग्रांट, स्टडी कम ट्रेवल ग्रांट्स के बारे में बताया, पब्लिकेशन सब्सिडीज के बारे में बताया। इस तरह की जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज हैं जी, वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ही होकर गुजरती हैं, या उसका निर्धारण, उसमें बहुत सारी जो नीतिगत तरीके से, तो कई हमारे पास कमेटीज हैं, हमारे बहुत सारे देश भर के हिस्टोरियंस हमारे मेंबर हैं जी। उनकी छोटी छोटी सब कमेटीज के माध्यम से हम तय करते हैं बहुत सारी नीतियों को, लेकिन अंततः इम्प्लीमेंटेशन का जो हिस्सा है उसका दायित्व परिषद की ओर से मेरे ऊपर है, या मेरा जो दायित्व है, जो पद है, उसके ऊपर है। इस रूप में मैं प्रयास करता हूं कि ईमानदारी से उस दायित्व का निर्वहन कर सकूं। वक्ता परिवार की ओर से जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संस्थान के लिए, आपके शोधार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए अनंत वक्ता के साथ संवाद। नमस्कार।